हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम के 5 बजे की आपकी जो क्लास होती है उसमें हम देखते हैं जीके, जीएस और एसएसटी के क्वेश्चंस। और क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, सुपर टेट के लिए स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग चैनल पर न्यू है उनको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि सुबह 10 बजे हमारी लैंग्वेज क्लास चलती है। 3 सब्जेक्ट हम देखते हैं, 3 सब्जेक्ट हम देखते हैं शाम को 5 बजे। इसके अलावा रैंडमली आपको जो है थ्योरी वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए, और बहुत जल्दी यस हमारे दूसरे चैनल एग्ज़ाम डोज पे आपका जो एक सब्जेक्ट रह जा रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीडीपी, वो चलेगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, सबको गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, ये क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ये मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये कौन सा अधिकार है? तो देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है आपका यहाँ पे हो जाता है, मूल अधिकार के अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर कैबिनेट मंत्री? जो उप प्रधानमंत्री होता है वो संवैधानिक दृष्टि से किसके बराबरी पे माना जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मंत्री के ही समकक्ष माना जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, एस एस सिकरी, वाई वी चंद्रचूड़। बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है अलग अलग परीक्षाओं में। उत्तर सही होता है यहाँ पे यस, हीरालाल जे कानिया बिल्कुल सही उत्तर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश यही थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर यानी कि पूरे साल वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, या भूमध्य रेखीय? कैसे क्षेत्र में? चलिए देख लेंगे उत्तर। यहाँ पे जो सही आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में यानी कि जब ठंडी आती है, सर्दियाँ आती हैं, उस समय पे वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय? तो ये तो देखिए भूमध्य रेखीय आप यहाँ पे लगा चुके हैं, तो यहाँ तो ये नहीं होगा क्योंकि साल भर वर्षा होती है यहाँ पे। तो ठंडी में कहाँ पे वर्षा होती है? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है भूमध्य सागरीय, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। कैस्पियन सागर जो कि बहुत फेमस है, ये कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, या फिर लीबिया और इजराइल के बीच? कैस्पियन सागर। उत्तर सही होगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो चला जाता है आपका, रूस और ईरान के बीच ये स्थित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर? समुद्र की लहरें ऊपर तक ऐसे उठती हैं और फिर नीचे गिर जाती हैं ज्वार भाटा में। चलिए देख लेते हैं उत्तर। यहाँ पे जो सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा प्रश्न, सिर्फ आपको बताना है कौन सा कथन सही है। किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच में 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है, या फिर ये सभी? जो सही कथन है, चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही कथन सही हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये टाइमिंग वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि दो ज्वार, किसी भी स्थान पे दो ज्वारों के बीच में कितना समय का अंतराल होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, 12 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चाय, कॉफी, चावल, गन्ना? ये तो सभी को पता होगा कि चावल जो है इसको जल भराव की आवश्यकता होती है, पानी भरा रहना चाहिए चावल के खेत में जब लगाते हैं इसे। तो
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। जहाँ से नहीं गुजरती है। चलिए देखेंगे उत्तर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे तीन नाम आपने अभी के अभी याद कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, तो उसका आंसर आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी गेस किया है सही है, झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ये है यही 7th या 8th की साइंस में ये सब कुछ इंक्लूड है। साइंस में भी है और फिर आपका एसएसटी में भी है, ज्योग्राफी पोर्शन में। महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। लैटेराइट सॉइल। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में। मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन कैसे रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ओवर ग्रेजिंग जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और वन रोपण मतलब होता है एफॉरेस्टेशन, राइट। बाकी इजी वर्ड है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो आंसर क्या होगा वो क्या हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन रोपण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। रेगुर मिट्टी, ठीक है, ये आती है इसकी स्पेलिंग। तो रेगुर जो सॉइल होती है मिट्टी, इसका दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, या मिश्रित लाल पीली मिट्टी। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला देखते हैं, ब्लैक सॉइल एमपी वगैरह में पाई जाती है काफ़ी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक के को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव जो है वो अलग हो जाते हैं। मैग्नेट, ध्रुव मतलब है पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो असत्य यानी कि गलत वाला कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब हम किसी चुंबक को मान लीजिए यहाँ से हमने तोड़ दिया तो ये दो अलग अलग चुंबक हो जाएंगे, और इसमें भी जो है साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों जो है ध्रुव बराबर बराबर रहेंगे, दोनों ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों ध्रुव अलग हो गए हैं, एक चुंबक में सिर्फ नॉर्थ पोल बचा है और एक चुंबक में सिर्फ साउथ पोल बचा है, ऐसा नहीं है। दोनों में नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाते हैं। तो ये वाला कथन जो है वो गलत है। बाकी सारे सही हैं कि समान ध्रुव होंगे, यानी जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को धकेलेंगे, है ना, आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। विपरीत ध्रुव होंगे, अपोजिट पोल्स होंगे, तो उनके बीच आकर्षण होगा, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। और एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अकेले एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस, बेवर, हेनरी या डोमेन? मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक पूछा है। करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, गॉस हो जाता है सही उत्तर। अगला प्रश्न, अम्ल यानी कि एसिड वह पदार्थ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, या फिर OH निगेटिव आयन देता है? सही उत्तर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन देता है। तो एसिड जो है वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि भस्म, भस्म इसको क्षार भी कहीं कहीं कहते हैं, बेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो है, ये कौन सा पदार्थ है? प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है? तो जाहिर सी बात है, देखिए एक ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट है, क्योंकि प्रोटॉन कौन देता है? एसिड देता है, अम्ल देता है। तो भस्म क्या करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि एसिड और बेस जो है वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं और उससे एक जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल यानी एसिड, लवण मतलब सॉल्ट, ईस्टर या फिर अल्कोहल?
चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, काफ़ी आसान है। लवण साल्ट होता है। क्या बनता है जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जल बनता है और नमक बनता है। और ये प्रक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है दोनों का और बन जाता है लवण। ठीक है, इन दोनों का असर खत्म हो जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या फिर उदासीनीकरण प्रक्रिया या क्रिया। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? अम्ल, भस्म, लवण या लवण व जल? तो मैंने अभी आपको तुरंत ऊपर बताया है, समझाया है वो चीज़ कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, उदासीनीकरण क्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होता है, लवण व जल बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी को मधुमक्खी काट लेती है, बर्रैया काट लेती है, तो उसके लिए देखिए कुछ काटने में क्या लगाते हैं, कोई कोई नींबू लगाते हैं, कुछ काटने में कोई कोई क्या करते हैं, साबुन से धुलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके पेट में गैस बनती है बहुत लोगों को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स मतलब वो क्या होता है, पेट में गैस बनी है, वो एसिड बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस बनती है। तो कुछ ऐसा लेते हैं एंटासाइड के रूप में जो बेसिक हो, यानी कि जो भस्म हो नेचर से, और जब उसे खाते हैं तो पेट के अंदर क्या होता है, एसिड और बेस दोनों मिला और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई, उदासीनीकरण हो गया, तो लवण व जल बन गया। और जो एसिड का असर था जिसकी वजह से पेन हो रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो यही इसका जो है एंटासिड्स, एक भी आपका 8th क्लास की बुक में है तो मैंने बता दिया है, जो बेसिकली खाया जाता है, पेट की गैस के लिए लिया जाता है। लाख जिसे हम कहते हैं, लाख एक क्या होता है वो आपको बताना है। इससे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह बनती है, कंगन वगैरह बनते हैं। लाख का महल बनवाया था पांडवों ने, याद होगा शायद। प्राकृतिक अपरूप है, प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका, वो हो जाता है, ये एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है, और ये आपके सिलेबस में है। बहुलक क्या होते हैं, पॉलीमर का जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा उसे, विज्ञान नाम की प्लेलिस्ट होगी उसमें, ठीक है, मिल जाएगा डिटेल से विद एग्जाम्पल्स। कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क, इसको और किस नाम से जानते हैं? रेयॉन, डेक्रॉन, रेशा कांच, नायलॉन? चलिए देखेंगे उत्तर क्या होता है इस प्रश्न के लिए। सही आपका डेक्रॉन के नाम से हम जानते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति या फिर चिकित्सा? चरक संहिता एक रचना, एक कृति, ग्रंथ जिसे आप कह सकते हैं। तो ये संबंधित है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से संबंधित है। जबका सही जितने भी लोगों ने डी गेस किया था। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या फिर कबीर? बीजक। तो उत्तर सही होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, कबीर के वचनों का संग्रह है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इसी के साथ अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से तुक्का लगा दीजिए इसमें। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? अगर नहीं याद है तो भी गेस जरूर करिएगा आंसर। विक्रह सेठ, वी.एस. नायपॉल, के.एम. पडिक्कर, मोहन सुंदर रंजन? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका वी.एस. नायपॉल। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल ने इसको रचित किया है, लिखा है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल, तो हमारे 25 क्वेश्चन का जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि 51% मेरे व्यूवर्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट वो वीडियो देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल जो है एग्ज़ाम डोज, जो कि काफ़ी टाइम्स में वीडियो कम ही अपलोड किए जाते हैं, उस पर जो है मैं एक क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि आपकी CDP की होगी। पहले हम थ्योरी देखेंगे एंड फिर हम क्वेश्चंस भी उसमें देखेंगे। सो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब अगर करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, लिंक दी है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।